नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अब मैं इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 मैंने पिक किया है टेंस के चैप्टर से। टेंस के चैप्टर में एक ऐसा सेक्शन है जो ज़रूरत से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर में देखें तो 100-150 सवाल इस पर्टिकुलर सेक्शन पे बनाए जा चुके हैं। तो आज का ये जो रूल है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब ये मैं ये बोलूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल इस रूल की है ना तो मिड में है, मतलब ना बहुत आसान है ना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फिर आपके एग्जाम में या मॉक टेस्ट में कहीं पे भी अगर आपके इस पैटर्न पे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। अब सवाल ये बनता है कि सर कौन सा सेक्शन है। एक्चुअली जब आप मॉक टेस्ट देने जाओ, ठीक है ना, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो तो टेंस के कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें कोई दो घटनाएं हमारी जब पास्ट में होती हैं तो दोनों घटनाओं को किन टेंसेस में सेंटेंस के अंदर रखना है, उस पे बेस बहुत सारे एरर पूछे जाते हैं। तो पास्ट में जो दो घटनाएं होती है या पास्ट में यूं कह लो दो एक्शन होते हैं, उनके जो टेंस है कुछ चार कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें दो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और एक कॉम्बिनेशन तकरीबन 90% ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि एक घटना घटित होने के बाद अगर दूसरा घटना घटती है तो जो घटना पहले घटित होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो उसके बाद घटती है पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो 90% टाइम तो यही आपके एग्जाम में आता है, लेकिन टोटल चार पैटर्न बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हम चारों पैटर्न को समझेंगे कि कब कब किस किस तरीके से चार पैटर्न बन जाते हैं। मैं इसको और आगे लेके चलूँ उसके पहले मैं आप सभी बच्चों से ये बोलना चाहूँगा जो इस चैनल पर नए होंगे या इस वीडियो में नए आए हैं, तो ये मेरी 21वीं वीडियो है। तो इसका मतलब है 20 वीडियो पहले ही बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिएगा। और मैं और भी बता देता हूँ कि ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, मतलब ये चैप्टर वाइज नहीं है कि मैंने नाउन पिक किया उसके 3-4 रूल बता दिए फिर प्रोनाउन पिक किया। ये मैंने जो सीरीज मैं अभी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ये ऐसा है कि सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता था, क्या उसमें डिफिकल्ट है, वर्सेस सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है थोड़ा कम डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है जो ज्यादा आसान है, और उसके बाद और क्या क्या पूछा जा रहा है। इस चार श्रेणियों में बांट के मैंने ये सीरीज ऑर्गेनाइज की है। तो अभी जो मैं कर रहा हूं, जो ये रूल कर रहा हूं, वो ऐसा है कि ये ज्यादा पूछा जाता है और थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है। और इसमें रिवीजन एक दो बार कर लो, 15-20 क्वेश्चन लगा लो तो ये सारे के सारे आपको याद हो जाते हैं। इसके बाद हम जब चलेंगे तब हम चलेंगे कि बहुत आसान कौन से सेक्शन है। अभी हम डिफिकल्ट से लेस डिफिकल्ट वाले सेक्शन में आए, फिर आसान वाले सेक्शन में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें कवर करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मैं हर रोज जो ये रूल पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ही आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि एग्जाम की रिलेवेंसी कैसे चेक की जाती है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने उसका नाम हमें बताया, वो भी कब बताया, जब वो चला गया। तो इस सेंटेंस में जरा ध्यान से देखो, दो हिस्से हैं, एक तो है उसका जाना और एक होता है, एक है जो है गौरी का उसका नाम बताना, गौरी का उसका नाम बताना। तो इसमें एक बात हमेशा सिखाई जाती है, जिनको नहीं पता वो जान ले कि अगर दो घटनाएं पास्ट में घटित हो, पास्ट में घटित हो, या यूं कह दो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ऐसे समझ ले, दो एक्शन अगर पास्ट में हो रहे हो और एक एक्शन के होने के बाद पास्ट में दूसरा एक्शन हो, पहला एक्शन हो जाने के बाद दूसरा एक्शन हो, तो जो एक्शन पहले होता है, जो पहले होता है एक्शन या जो घटना पहले घटती है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। किसको? उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। और जो उसके बाद होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट देखोगे तो V2 से चेक करोगे और पास्ट परफेक्ट रखोगे तो हेड प्लस V3 से चेक करोगे। यही एरर दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। 2018 का क्वेश्चन है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। इसमें बस ये चेक करना होता है कि कौन सी घटना पहले हुई है। गौरी ने उसका नाम बताया या वो पहले गया। तो सवाल में दिया हुआ कि पहले वो गया बाद में गौरी ने नाम बताया, तो जो घटना पहले घटित हो रही, पहले क्या घटित हो रही है, उसका जाना। तो ये जो उसका पहले जाना घटित हो रही है ये किस में रखोगे, पास्ट परफेक्ट में रखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आफ्टर ही हैड लेफ्ट गौरी टोल्ड हिज नेम, तब सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम यही एरर आपसे पूछता है, यही एरर पूछता है 90% ऑफ द टाइम। और 10% ऑफ द टाइम जो है दूसरा पैटर्न भी पूछता है। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, जहां जहां पैटर्न आता जाएगा वहां वहां मैं आपको समझाता जाऊंगा, वो चारों पैटर्न समझा दूंगा। ये जरा क्वेश्चन देखना, दूसरा है, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। जब तक हम टिकट खरीद के सिनेमा थिएटर के अंदर पहुंचते शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था।
तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। दो घटनाएं घटित हो रही है। एक घटना क्या है? एक घटना है हमारा टिकट का खरीदना, हमने खरीदा, उसके बाद हम सिनेमा थिएटर के अंदर इंटर हो रहे हैं। किस लिए? पिक्चर देखने के लिए भैया इंटर होते हैं। तो पता चला कि हम अंदर पहुंच रहे हैं, हम पहुंचे हैं सिंघम मूवी देखने के लिए, और सिंघम आजी माता सलीमा वहां करते हुए मिल गए, उनकी गाड़ियां उलट रही है, पलट रही है। तो घटना क्या पहले घटित हो रही है? पहले शो स्टार्ट हो गया, हम बाद में पहुंचे हैं और मूवी पहले स्टार्ट हो चुकी है। तो जो पहले स्टार्ट हो चुका होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे जो ऑलरेडी बिगन लिखा हुआ है ना, द शो वॉज, जो शो है, जो मूवी है, वो ऑलरेडी चल रही थी। तो हमने इसको शो वॉज ऑलरेडी बिगन रखा है, हमें इसको किस में रखना है? ये पहले हो चुकी, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में रखना पड़ेगा। यहां पे हमको क्या रखना पड़ेगा? हैड ऑलरेडी। बिगेन की जगह क्या होगा? इसका थर्ड फॉर्म लाओगे, BAGUN स्पेलिंग होता है, बिगिन, बिगन और बिगन होता है। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। ये 2018 का प्री का क्वेश्चन है, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखना जरा। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। रमेश ने स्माइल किया जब वो याद कर रहा था, ठीक है ना, उसके हार्ड अर्ली डेज, मतलब टफ टाइम, जो उसके पुराने दिन थे, डिफिकल्ट टाइम को याद कर रहा था, और याद करते हुए उसे मुस्कुराहट आई। देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 2000 सीजन 19 का है, ये एक तो ये है कि जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं वो सेंटेंस पढ़ के रिदम के हिसाब से ही करेक्ट कर लेंगे, उनको ग्रामर आमर समझ में नहीं आता। जैसे हमें हिंदी का सेंटेंस दे दिया जाए तो हमें पता चल जाता है भैया ये वाले लाइन में गड़बड़ी लिखी, ठीक ठीक नहीं लिखा है। क्या ठीक नहीं लिखा वो तो बात की बात है, ठीक ठीक नहीं लिखा हम पकड़ जाते। वैसे इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे ग्रामर आमर पढ़ते नहीं है, वो सेंटेंस पढ़ते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि भैया ये ठीक ठीक सा नहीं लिखा हुआ है, और वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में जहां ठीक ठीक सा नहीं लिखा हुआ है उसे टिक करके चले जाते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे इस बार CHSL वाले बच्चे का, जो CHSL रोहित है, ठीक है ना, AIR1 रोहित का, अगर आप उसका मेंस का स्कोर देखोगे तो मेंस में देखोगे बच्चे ने मैथ्स में 90 कर रखा है और रीजनिंग में भी 90 कर रखा है। अंग्रेजी में सिर्फ उसको 116 नंबर मिला है। और ये बच्चा CBSE बोर्ड का पढ़ा हुआ है, मतलब इंग्लिश माध्यम का है, CBSE ICSE बोर्ड का बच्चा है और ये इंग्लिश माध्यम का है, फिर भी इस बच्चे के 116 नंबर आए। इसमें 100% स्कोर नहीं हुआ, इसमें 100% स्कोर नहीं हुआ। अंग्रेजी माध्यम का जो बच्चा है वो इंग्लिश वाले पेपर में ना तो 100% ऐसे आंख बंद करके भी SSC वाले में स्कोर कर सकता है, जबकि पेपर बहुत आसान आया, उसके बावजूद भी जो है AIR1 बन गया है। 18 क्वेश्चन उसके GS में सही हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसने, बच्चे ने मैथ्स को पढ़ा है, सीरियस लिया है, रीजनिंग को इवन तो सीरियस लिया है। रीजनिंग में उसने 2-3 टीचर्स को फॉलो किया है। उस बच्चे ने बताया क्या कि उसने अनुभव दिनकर सर की पूरी जो है 50 वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो उसने इस्तेमाल की, ठीक है ना। फिर बलराम सर से उसने प्रैक्टिस कर लिया। अंग्रेजी के लिए उसने लगभग 4-5-6 शिक्षक का नाम ले लिया उसने, ठीक है ना, लेकिन उसका स्कोर फिर भी 116 ही रह गया, और बच्चा भी इंग्लिश माध्यम का है। एकेडमिक्स भी उसकी बड़ी अच्छी है, उसके बावजूद भी जो स्कोर है वो 100% नहीं हो पाया। तो क्या ऐसा संभव नहीं है? जबकि वहीं आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 100% स्कोर है। कहाँ कमी रह गई? मुझे लगता है कि जो ग्रामर है, पढ़ने का काम जो है ना, वो वहां पे कमी रह गई है। तो ग्रामर क्या होता है कि कई सारे अगर शिक्षक देखोगे तो यूट्यूब पे आओगे। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल, मतलब नाम लेता हूँ, एग्जाम्पल क्या, मैं नाम लेता हूँ सीधे सीधे। जैसे आप गोपाल वर्मा सर को देखोगे, अगर मैं उनकी टीचिंग स्किल देखूं तो जो बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाते, जब पहली बार मैंने उनका नाउन का लेक्चर यूट्यूब पे देखा था, अरे तो ऐसा दिल गदगद हो गया था कि उनके वो लेक्चर देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि शिक्षक तो इन जैसा हो जो बच्चों को पढ़ाए। और उस वक्त 2017 में मैं अंग्रेजी पढ़ाता था अपने एग्जाम के बाद, और बच्चे 5-5 नंबर वाले जो है 45-45, 46-46 नंबर स्कोर करके कमेंट में उस साल रखे थे। लेकिन 2017 में वो यूट्यूब नहीं करते थे, ऑफलाइन पढ़ाते थे गोपाल वर्मा सर। तो गोपाल वर्मा सर का जब नाउन का लेक्चर मैंने पढ़ा तो यार ना, मेरा दिल इतना खुश हुआ उस टीचर की पर्सनालिटी देख के। मैंने 2017 पढ़ाने के बाद 2018 के बाद अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दिया, ये मानते हुए यार कि इन जैसे शिक्षक को कायदे से पढ़ाना चाहिए, मेरे जैसे शिक्षकों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जानकारी तो इन्हें है। मैं तकरीबन 2-3 साल तक भ्रम में रहा इस बात के कि ये जो शिक्षक है ये एक्चुअली ये वो है जो बच्चों को डिलीवर करेंगे। 2-3 साल के बाद मुझे किसी बच्चे ने फोन करके बोला कि सर देखो, शिक्षक वो भले अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जो दर्द पता है बच्चों का, हिंदी माध्यम वाले दर्द को कि यहाँ एरर आता है, हम इसमें फंसते हैं, उसमें फंसते हैं, उसमें फंसते, वो उन सर को नहीं पता है। वो आते हैं, वो अपनी नॉलेज बगाड़ते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, वो सारा कुछ सिखाते हैं, पर वो ये सिखाना भूल जाते हैं कि जब हम एग्जाम में अपीयर होंगे और एग्जाम में जब हम पेपर में बैठेंगे
तो हम कैसे, एक हिंदी माध्यम का बच्चा हम कैसे पिक करेंगे, हमारी परेशानी कैसे दूर होगी। तो वो शिक्षक हमारी परेशानी दूर नहीं कर पा रहे हैं। अंग्रेजी की जानकारी हो सकती है, अंग्रेजी का प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन जो पेन पॉइंट है हमारा, जो आप समझते थे, क्योंकि आप एक ऐसे शिक्षक कम बड़े भाई थे जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ाया ये कहते हुए कि हमको ये दर्द हो रहा था, हम जब जा रहे थे तो हमें ये परेशानी हो रही थी और वही परेशानी हमें भी होती है। तो आपको परेशानी हुई और आपने उसे समझा, आपने उसे बताया, तो हमारे स्कोर इंप्रूव हुए। अब आपने पढ़ाना ही बंद कर दिया, सर एक बार पढ़ा दो। फिर बच्चे की बात सुन के मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर इन शिक्षकों को देख के लगता था कि अंग्रेजी यार यही पढ़ाए। जैसे उसके बाद फिर मैंने देखा जो है जयदीप सर को, क्या पढ़ाते, क्या पर्सनालिटी है। फिर रानी मैडम आ गई। रानी मैडम के बाद यहाँ तक कि शिक्षक है तब तक एक बार मैं समझ गया। उसके बाद अमन वशिष्ठ सर को देखा। अमन वशिष्ठ सर क्या अंग्रेजी पढ़ाते, लाजवाब। मतलब सही मायने में अगर मेरे को पूछा जाए तो सारे शिक्षकों के बाद मेरे को, मैं शिक्षक हूँ लेकिन मैं अगर तारीफ करूँ ना, अमन वशिष्ठ सर लाजवाब टीचर है। पर वहां पे भी परेशानी एक हद तक दूर होती है। और अमन वशिष्ठ सर टू ऑनेस्ट है, मतलब अपनी डीलिंग में, पढ़ाने में बच्चों के साथ। फिर तरुण ग्रोवर सर को देखा, मैंने कहा क्या यार मस्त मस्त टीचर पढ़े, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है। फिर बाद में बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर देखो सब ठीक है, लेकिन जो स्कोर इंप्रूव कराने का काम है ना वो आप अच्छा करते हो, तो आप उन बच्चों के लिए पढ़ा दो ना जो आपसे पढ़ना चाहते हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है, जो इन सारे शिक्षकों से पढ़ लेते, अपना काम कर लेते। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको आप जैसे शिक्षक की जरूरत होगी, जिनको एक्चुअली पता है कि एरर कहाँ कहाँ से बनते हैं, जो उन बच्चों पे भी काम करना चाहते हैं जिनके 5 5 6 6 7 7 8 8 नंबर बनते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार बहुत लंबा समय हो गया है, अभी जो बच्चे हैं वो मुझे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि समय और एरा बदल जाता है। मैं करने जाऊंगा फिर बच्चा कोई नहीं देखेगा तो क्या होगा, आप सीरीज बंद कर देते हो। मतलब आइडली अगर कोई नहीं देखा तो मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो बच्चे ने कहा कि सर आपको मोटिवेशन की क्या नीड है यार, मतलब मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करते हुए आ रहे हो, आपने पता नहीं कितनों को सहारा दिया, आपने मैथ के शिक्षक को कहाँ से कहाँ पहुंचाया, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। हर आने वाले आदमी को आप करते हो। क्या आप उन बच्चों के लिए वापस काम नहीं करना चाहोगे, और आपको मोटिवेशन की क्या नीड है। तो मेरे को उस बच्चे की बात दिल पे लग गई। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एक सीरीज चालू करता हूँ और मैं उस सीरीज को कंप्लीट करता हूँ। उस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर आप सीरीज स्टार्ट करो, आप सीरीज खत्म करो और थोड़ा समय वेट करो। बच्चा भले शुरू में इस बात की वजह से नहीं फॉलो करता कि आप सीरीज पूरा नहीं करो, आप सीरीज पूरा करोगे तो सारे के सारे आपको फॉलो कर लेंगे। मैं कहा यार अब इस बार कर ही देता हूँ। तो ये वाली सीरीज इसीलिए लेके आया हूँ। और मेरे को दर्द एक्चुअली पता है कि कहाँ कहाँ दर्द होता है, किस किस तरीके का दर्द होता है, हिंदी माध्यम के बच्चों को कहाँ पे दर्द होता है। मैं आज भी कहता हूँ मैं पूर्ण रूप से शिक्षक नहीं हूँ। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मुझे अपना बड़ा भाई समझ के पढ़ो, या हिंदी माध्यम का बच्चा मुझे इस बात के लिए पढ़े, अरे यार ये वाला मास्टर ना खुद ही बहुत परेशान था अपने तैयारी के समय में, तो इसे एक्चुअली परेशानी पता है। मतलब ये वाला रास्ता खोद ओद के पहुंचा है पेपर में, तो ये हमें वो रास्ता बता देगा क्योंकि हमारी परेशानी है। बाकी शिक्षक तो पढ़ा रहे हैं, मजे में भीड़ है, हमारा दर्द कौन समझ रहा है। तो ये सीरीज मैं इसी दर्द को सॉल्व करने के लिए लेके आया। अब अच्छा बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी माध्यम वाला बच्चा है। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। इसमें अंग्रेजी माध्यम वाला बच्चा तो इस बात को समझ जाएगा, पर हिंदी माध्यम वाला बच्चा नहीं समझेगा। अब उसको समझाने के लिए क्या होगा, बाकी शिक्षक बता तो देते हैं, जिस लैंग्वेज में बताते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में डाउट और बन जाता है, डाउट दूर नहीं होता है। अब जैसे समझो, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। तो आप ऐसे समझो, जब एक इवेंट होता है और जब दूसरा इवेंट होता है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में जो समय अंतराल है वो नेग्लिजिबल। एक इवेंट होने के साथ अगर दूसरा इवेंट होता है और दोनों के बीच में समय अंतराल अगर नेग्लिजिबल है, जैसे मोमेंट पे, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैं कोई चीज रिमेंबर कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, तो क्या मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन रुक के आएगा या उसके साथ ही आ जाएगा। समय इग्नोर किया जा सकता है इनके बीच में। तो जब इस तरीके का केस हो कि एक घटना घटित होने के साथ ही दूसरी घट जाए, एक घटना घटित होने के साथ ही तुरंत, एक होता है एक घटना घटित होने के बाद दूसरी घटना घटित करे, एक होता है घटना घटित होने के साथ दूसरी घटना घटे, मतलब उनके बीच का समय अंतराल इग्नोर किया जा सकता हो। तो ऐसे केस में हम क्या काम करते हैं, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो इस सेंटेंस में वही बात होगी कि हमारे चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बदलता है। जैसे मैं कुछ याद करता हूं तो कुछ भी अच्छी बात आई तो मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन याद आने के मोमेंट में ही चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हमें वही काम करना है कि जब दो घटना घटित होती है एक के साथ, एक होने के बाद दूसरी घटित होती है तो पहला कॉम्बिनेशन लोगे। एक घटना घटने के साथ जिसमें जो मोमेंट है, जो समय अंतराल है वो इग्नोर किया जा सकता है, तो हम क्या काम कर सकते हैं,
हम उसको क्या काम करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, रमेश स्माइल, रमेश ने स्माइल किया व्हेन ही रिमेंबर्ड, व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। ये सीजीएल 2019 मेंस का क्वेश्चन था। और इसको ऐसा नहीं है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल था हिंदी भाषी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में इसे करेक्ट नहीं कर सकते थे, आप करेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता तो कहीं डाउट हो सकता था, लेकिन स्पॉट एरर में आप इसे कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट reports about him already preceded him. When Anand reached the village, he found that reports about him already preceded him. When Anand reached village, जब आनंद गांव पहुंचा, he found, उसने पाया, that reports about him already preceded him. जो रिपोर्ट था उससे पहले प्रीसीड कर चुकी थी। प्रीसीड मतलब कोई चीज पहले होना, उससे पहले प्रीसीड कर चुकी थी। तो आप यहाँ पे देखो दो घटनाएं घटित हो रही है, एक तो रिपोर्ट का पहुंचना, एक उसका पहुंचना, एक रिपोर्ट का पहुंचना, एक उसका पहुंचना। तो जो रिपोर्ट पहुंच रही है वो पहले पहुंच रही है, रिपोर्ट पहुंचने के बाद जो है वो पहुंच रहा है। तो एक घटना घट जाने के बाद दूसरा घटना घट रहा है। तो ऐसे केस में जो पहले घटा हुआ है, जो प्रीसीडेड वाली घटना है, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड ऑलरेडी प्रीसीडेड हिम, इसको आपको पास्ट परफेक्ट में रखना पड़ेगा। तो सेंटेंस में करेक्शन होगा। ये सीजीएल 2020 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखना, द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। वैसे इस रूल से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, सीएचएसएल प्री है। तो बिफोर लॉन्ग की जगह यहाँ पे लॉन्ग एगो लिखना है, ये गलत फ्रेज लिखा है। इस पे कभी अलग दिन से चर्चा करेंगे कि ये दोनों कब है, ये गलती से आज की क्लास में आ गया है। तो बिफोर लॉन्ग की जगह सही फ्रेज होगा लॉन्ग एगो, बहुत पहले है। स्पीकर ने सीन बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अगला है जो है छठवां क्वेश्चन देखना, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक द प्रॉमिस, द मजिस्ट्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। यहां पे इसको लिया गया है, यहां पे भी एक्चुअली क्या है, आफ्टर ही हैड, जैसे ही हैड की बात कर रहे हैं तो यहां पे ही हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो दो घटनाएं हो रही है, एक तो हो रहा है माफी मांगना, एक हो रहा है माफी मांगना, ठीक है ना। और मजिस्ट्रेट का दूसरा क्या है, माफ करना। मजिस्ट्रेट का दूसरा माफ करना, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव। तो ये हो गया आपका परफेक्ट, ये हो गया पास्ट। तो पहले क्या हो रहा है, पहले माफी हो रहा है, बाद पहले माफी मांग रहा है कोई, बाद में मजिस्ट्रेट उसे जो है माफ कर रहा है। तो पहले माफी मांगा जाता है तभी तो कोई माफ करता है। तो इसके जो टेंस है वो सही रखे गए हैं। लेकिन जब आप परफेक्ट टेंस पढ़ते हो तो परफेक्ट टेंस में एक बात बताई जाती है, और परफेक्ट टेंस अगर ध्यान नहीं देना है तो हिंदी भाषी बच्चे एक छोटी सी बात हमेशा याद रखें, क्योंकि एग्जाम में 3-4 सेकंड 5 सेकंड मिलता है किसी क्वेश्चन को पढ़ के टिक करने के लिए। तो आप एक छोटी सी बात याद रख ले कि कभी भी आपको हैज, हैव और हैड देखने को मिले और इसके साथ वर्ब लगाओ, मेन वर्ब, तो ये कैसा होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। इसके अलावा ये तो चलो याद रहता ही रहता है, इसके अलावा कहीं आपको अगर हैविंग देखने को मिल जाए, हैविंग देखने को मिल जाए तो इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हैविंग लिखा है, हैविंग के बाद ब्रोक लिखा हुआ है, ये V2 फॉर्म है। तो हैविंग के साथ ब्रोक नहीं आता, हैविंग के साथ ब्रोकन आता है। यहाँ पे ये एरर था। अगला है, when I failed to solve the problem myself, I unhesitatingly called for his help. जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में फेल हो गया तो मैंने बगैर हेजिटेट किए हुए उसकी मदद को बुलाया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि जब मैं फेल हुआ, when I failed to solve the problem, ठीक है ना, तो खुद से जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में फेल हो गया तो मैंने बगैर हिचकिचाहट के जो है उसे बुलाया। अब यहाँ पे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके पहले एक रूल पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है। सेंटेंस अगर पास्ट का है तो उसे पास्ट में रखना पड़ता है। अब यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो, आई के साथ फेल का इस्तेमाल किया गया है। अगर आई के साथ V1 का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है ये सिंपल प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का। फिर आगे देखोगे, मैंने बुलाया तो उसे पास्ट में, बुलाया तो उसे पास्ट में, और फेल हुआ जो है प्रेजेंट में। कैसे संभव है, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। मैं फेल होने के बाद उसे बुला रहा हूं, या मदद के लिए मैं फेल होने के बाद बुला रहा हूं। सेंटेंस में मैंने बुला दिया पास्ट में और फेल जो है मैं प्रेजेंट में हो रहा हूं, कहां संभव होगा। जबकि सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से क्या है कि मैं पहले फेल होऊंगा, पहले घटना ये घटेगी, फिर ये घटेगी, पहले फेल होऊंगा फिर बुलाऊंगा। और हमने ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को कैसे बनाया है, हमने बुला दिया है पास्ट में और फेल हो रहा है प्रेजेंट में। कहां से संभव, नहीं संभव है। तो इसको भी आपको पास्ट में करना पड़ेगा। तो जब पास्ट में करना पड़ेगा तब ये रूल आएगा कि आप फेल को हैड फेल्ड लिखोगे, हैड फेल्ड लिखोगे, या फिर फेल्ड लिखोगे। मतलब आप इसे V2 में लिखोगे
या फिर आप इसको हैड फेल्ड लिखोगे। ये हिंदी माध्यम के बच्चों को डाउट होगा, अंग्रेजी माध्यम वालों को समझ में आ जाएगा, यहाँ फेल्ड लिखना है, हैड फेल्ड नहीं लिखना है। फिर उनको ग्रामर की नॉलेज है नहीं, उनको रिदम का सहारा है। हिंदी माध्यम वाले बच्चों को जब ये रूल पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है। यहाँ पे आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना, और सॉल्व करने में फेल हो गया, मैं तुरंत अपने दोस्तों को बुला देता है, यार देखना। यहाँ समय को इग्नोर कर सकते हो, जब समय को इग्नोर कर सकते हो दोनों घटनाओं के घटित होने के बीच का, जैसे फेल हुआ वैसे बुला दिया। वैसे आप फेल होने के बाद 2 घंटे बाद भी बुला सकते हो, तो एक घटना घट चुकी थी, उसके बाद आराम से रेस्ट लिया, फिर बुलाया। लेकिन इस तरीके का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, जब आप फेल होते हो तब बुलाते हो। या यूं कह दो कि 2 घटनाएं, अगर कोई बात कर रहे हो, पिछले पास्ट का जो एक्शन अगर आप कंप्लीट कर रहे हो उसका वर्णन दे रहे हो, तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करके आप उसका वर्णन देते हो। बोलते ना, व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ आई अनहेजिटिंगली कॉल्ड फॉर हिज हेल्प। तो यहाँ पे फेल की जगह क्या होगा, फेल्ड होगा, यहाँ पे हैड फेल्ड नहीं होगा। अच्छा, कोई शिक्षक अपनी बुराई नहीं करता है, मैं थोड़ी अपनी बुराई भी कर लेता हूँ यार। मैं मानता हूँ कि मैं पूरी तरीके का शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन आप अपने बड़े भाई की तरह देखोगे तो मैं औरों से कहीं ज़्यादा बेहतर शिक्षक हूँ। जैसे हिंदी माध्यम का बच्चा जो होगा वो इसे पढ़ने में भी उसका प्रोनाउंसिएशन उल्टा सीधा होगा। डरो मत यार, प्रोनाउंसिएशन खराब होने से आपका एग्जाम खराब नहीं होगा, बगैर प्रोनाउंसिएशन के भी एग्जाम क्लियर होता है। और दूसरी चीज़ है कि जब अनहेजिटिंगली है ना, इसको प्रोनाउंसिएशन से पहले मैंने 10 बार जो है वो गूगल आता है ना, उस पर जब आप ऐसे करोगे ना, फिर जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो स्पीकर आता है, साउंड सुन के 10 बार मैंने प्रैक्टिस की होगी कि मैं इसे बोल पाऊँ। स्टिल आई डोंट नो कि बहुत सारे, जैसे अगर वो क्या कहते हैं कि ये गोपाल वर्मा सर होते हैं, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन है, फिर वो आपको समझाते हैं इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, यद्यपि हम जो है टाइम से पहुंच गए उसके घर, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसके घर पहुंचे लेकिन वो ऑलरेडी जा चुका था, एक घटना ऑलरेडी घट चुकी थी। तो जब एक घटना ऑलरेडी घट चुकी होती है, साथ में दूसरी घटना घटती है, ये मतलब उसके एयरपोर्ट जाने का काम हो चुका था। अब उसके बाद हम उसके घर पहुंचे, जब लेकिन पता कब चला, जब हम उसके घर टाइम से पहुंचे तो ऑलरेडी वो निकल चुका था। अगर जो निकल चुका था तो हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, तो ही वॉच की जगह ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ये सीजीएल प्री में आया था, परी में आया था। अगला है, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस एट 9 o'clock माई सन वॉज स्टिल एट होम। व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, जब मैंने 9 बजे अपना घर छोड़ा, माई सन वॉज स्टिल एट होम, माई सन वॉज स्टिल एट होम। देखो इसे 2 तरीके से समझ सकते हो कि जब मैं निकला हूं तो मेरा बच्चा घर पे था, तो घर पे होना बच्चे का एक स्टेट है। जो स्टेट है वो भी कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, तो बैठा हूं ना, ये एक्शन हमारा जो स्टेट है, जो अवस्था है, ये अवस्था मेरी कंटिन्यूअस है, जारी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई बैठ गया सामने, ठीक है, वो बैठा है तो बैठा है, वैसे ही वो घर पे था तो था, तो वो उसकी अवस्था है घर पे होने की। जो हमने वॉज लगाया है ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें आप ध्यान से देखो, वर्ब की आईएनजी नहीं है, वर्ब की आईएनजी नहीं है, इसमें स्टेट कंटिन्यू है, उसकी अवस्था कंटिन्यू है कि वो घर पे था तो था, पहले से था, अभी भी था, जाने के बाद भी है, तो उसकी अवस्था कंटिन्यू है। तो ये जो वॉज लगा हुआ है ये आपको ये बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और जब हम स्टेट की बात करते हैं, ये जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हम इसको अगर ध्यान से समझे, तो जब इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना लगी हो, अगर इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना लगी हो या मेन वर्ब इसके साथ इस्तेमाल ना हुआ, तो वो आइडली अवस्थाएं बताती है। इसी तरह वॉज वर्ब भी अवस्थाएं मिलती है। तो जब हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम ये कह देते हैं कि ये इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि अवस्था यहाँ पे कंटिन्यूअस है। तो अगर एक घटना कंटिन्यूअस है और उसके साथ दौरान दूसरी घटना होती है, तो जो घटना कंटिन्यूअस है, जो जारी है, मतलब एक घटना हो रही है, उसी घटना होने के साथ अगर दूसरी घटना होती है तो जो जारी रहती है उसको कंटिन्यूअस में रखते हैं, और जो उसके बाद होती है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये कंटिन्यूअस में है और ये सिंपल पास्ट में है, मतलब इसमें किसी तरीके का एरर नहीं है, ये नो एरर है, नो एरर है। तो यहीं से तीसरा पैटर्न आता है। तीसरा पैटर्न क्या आता है कि अगर एक घटना चल रही है, एक घटना चल रही है, चालू है, उसी दौरान पास्ट में, ये दोनों घटनाएं पास्ट में ही डिस्कस कर रहे हैं, एक घटना पास्ट में चल रही है, चालू है, उसी घटना उसी दौरान दूसरी घटना जब घटित होती है,
दूसरी घटना जब घटित होती है तो ये कॉन्टिन्यूअस जो जारी रहती है वो कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, जो दूसरी घटित होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यही एक स्ट्रक्चर है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे अगला देखो, आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, मतलब इस दौरान की बात हो रही है, ये चल रहा था, इसके दौरान ही मैंने मोच खा लिया अपने एंकल में। तो ये कंटिन्यूअस में है और ये सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ये दोनों का जो सेंटेंस है, सॉरी, जो दोनों का जो टेंस है वो दोनों में करेक्ट है। इसका मतलब है इसमें नो एरर है, इसमें नो एरर है। तो ना इसमें एरर है ना इसमें एरर है। अब बात आते हैं अगले में। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक हो गई जब उसने सुना दैट ही हैज डाइड। तो आप ऐसे समझो कि भाई उसने न्यूज सुना और वो शॉक हुई, लेकिन कौन सा न्यूज था? जो न्यूज था वो किसी के मरने का था। तो भाई मरा तो पास्ट में होगा, तभी न्यूज बनी होगी, तभी कोई सुनेगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, इसको आपने पास्ट में बना दिया है, इसको आपने पास्ट में बना दिया है और इसको आपके प्रेजेंट में बना दिया है। इससे क्या सेंस निकलता है? इससे ये सेंस निकलता है कि आप पास्ट में शॉक हो रहे हो, पास्ट में सुन रहे हो, लेकिन कोई मर प्रेजेंट में रहा है। कैसे संभव है? पहले भाई मरेगा, फिर न्यूज बनेगी, फिर सुनोगे, फिर शॉक होगे। तो यहां पे जो हैज डाइड है, इसकी जगह आपको क्या लिखना था? हैड डाइड लिखना था। अब हिंदी भाषी बच्चों को यह समझना है कि आपको पहचानना कैसे। आप हिंदी मीनिंग के हिसाब से पहचानते रहोगे तो पहचानते रह जाओगे। आपको ग्रामर की बेसिक समझना है और अंग्रेजी को अंग्रेजी में देखना स्टार्ट करना है। जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत परेशानी थी, क्योंकि हमें क्या पढ़ाया जाए हिंदी में? ट्रांसलेशन सिखाया जाता है। टेंस जब सिखाया जाता है तो ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है, था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, खा रहा होगा, खा रही होगी, गा रहा होगा, गा रही होगी सिखाया जाता है। तो हमने से उसी से तो अंग्रेजी सीखी थी, लेकिन अब यहां वो नहीं सीखना है आपको, क्योंकि अगर हम अभी भी ट्रांसलेशन के बेसिस पे काम करेंगे तो कभी भी अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आपको कॉपी में नोट्स बनाना पड़ेगा कि आप सेंटेंसेस के अंदर देख के कैसे पहचानोगे कि किस किस पैटर्न के एरर रखे जा रहे हैं। एग्जामिनर के नजरिए से सोचना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो बेवकूफ है। देखो, बेवकूफ बच्चा कोई नहीं होता। आपका वातावरण जैसा होगा वैसे ही बनोगे। जैसे आप चले जाओ गिल्ली डंडा, कुछ बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, बहुत नालायक होते हैं, जिनको कहते हैं बुद्धिहीन है। लेकिन अगर आप उनकी बुद्धि सही से तराशो, उनकी बुद्धि गुंडागर्दी में होगी, मवालीगिरी में होगी, नेता नगरी में होगी, वहां आप बेवकूफ होगे। सवाल यह है कि उनका माहौल वैसा बना हुआ है। तो जिस बच्चे का जैसा माहौल होता है वैसा ही वो ढलता है। बुद्धि किसी की कम नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं आइंस्टीन का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था। कुछ आईक्यू वाईक्यू नहीं होता है, ये मैं मानता हूं। जितनी जल्दी आप ये बात मान लोगे उतना। आप अपना माहौल बदलो, आप अपना माहौल बदलो, वातावरण के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर आपके साथ चीजें सही नहीं हो रही है तो आप अपना वातावरण बदल लो। कोई वातावरण खराब भी नहीं होता। आप ये डिसाइड करो कि आपको किस वातावरण के हिसाब से डलना है, किस एनवायरमेंट के हिसाब से डलना है। आईएएस के घर में पैदा होने वाला ज्यादातर बच्चा आईएएस बन जाता है क्योंकि वातावरण ऐसा है। पर जरूरी नहीं कि सब आईएएस बन जाए, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चों का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो उनके घर का होने के बजाय उनके दोस्तों का हो जाता है। तो वो उस जगह से दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आपको अपने वातावरण का खास करके ध्यान देना है कि आपके आजू बाजू का इकोसिस्टम कैसा है। अगर आपके आजू बाजू में मेरे जैसे लोग हैं तो आपको कभी हारने नहीं देंगे, कभी रोने नहीं देंगे और खुद पे भरोसा रखने देंगे, क्योंकि हम खुद पे भरोसा रखते हैं। और हम हर आदमी से बोलते हैं कि खुद पे भरोसा रखने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और लड़ाई थोड़ी लंबी होती है। मतलब अगर आज आप सोचो और कल आपको सफलता मिल जाए, ये संभव ही नहीं है। एक समय ऐसा था कि जब हम अपने इसी माई पाठशाला में इस तरीके से टूट गए थे लोगों की नजर में कि माई पाठशाला बचेगा नहीं, माई पाठशाला चलेगा नहीं, माई पाठशाला खत्म हो गया है। तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरी पुरानी वीडियो पड़ी होगी, कि एक दिन आऊंगा, लौट के आऊंगा और उससे बड़ा होके आऊंगा। ना कभी किसी से रोया है, ना कभी कुछ किया है, कभी यूट्यूब पे नहीं रहा, 2-3 साल तक गायब रहा हूं। खूब मेहनत की, अथक प्रयास किए, और आज जब मौका मिल रहा है वापस यूट्यूब पे आ रहा हूं। आपको मेहनत करना पड़ता है, रूट्स पे मेहनत करना पड़ता है, आपको कमी ढूंढनी पड़ती है। आप अपने ग्रामर में अगर आपके स्कोर नहीं बनना है, ग्रामर की कमियां ढूंढो, किस किस जगह पे कमियां हैं, अपना वातावरण बदलो। तो जैसे ये सारी चीजें करोगे तब आप अच्छा कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, सी स्टॉप्ड सिंगिंग। शायद हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। सी वॉज इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। सी वॉज इल फॉर 5 days। आपको ध्यान रखना है कि जब आपका
फॉर और सिंस सेंटेंस के अंदर आ जाए तो या तो वो परफेक्ट टेंस होगा, या तो परफेक्ट टेंस होगा, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो जब हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सी वॉज इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर, तो आपको एक बात यहां पे समझना है कि ये पास्ट का है, तो सी वॉज की जगह सी हैड बीन इल फॉर, सी हैड बीन इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर, मतलब 5 दिन से बीमार रह चुकी थी जब डॉक्टर को बुलाया गया था। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो ये आपको समझना है कि सिंस और फॉर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको बनाया जाता है। इसके अलावा भी मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया था, जब मैंने एक सेपरेट सिंस और फॉर की वीडियोस बनाई है, एक रूल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। लेकिन फॉर का इस्तेमाल अगर आप ज्यादा डिटेल और डेप्थ में पीएचडी करने निकलोगे तो जो एग्जाम का क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार शिक्षक आप खूब बता देते हैं, अगर वो सिंस और फॉर के विषय में 2 लाइन बता के चले जाए कि ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन जहां वो आपको ये बताने लगे कि फॉर का इस्तेमाल आप इंडेफिनिट में कर सकते हो, कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हो, अलग अलग जगहों पे कर सकते हो, वहीं आपके सवाल गलत होना चालू हो जाएंगे। तो कई बार ज्यादा जानकारी भी आपकी सेहत के लिए बड़ा खराब है। कई बार शिक्षक आगे बोलेंगे कि जानकारी दे ही रहे हो तो पूरी जानकारी दे दो, नहीं, पूरी जानकारी मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा गोल क्या है, जैसे मैं मान लो पढ़ा रहा हूं आपको एसएससी एग्जाम क्लियर कराने के लिए, तो मेरा प्राइमरी गोल ही यही कि सिर्फ आपका एसएससी का एग्जाम क्लियर हो। इंग्लिश का ज्ञाता बाद में बन लेना, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी ये है कि मैं आपको अंग्रेजी ऐसी सिखाऊं कि आप एग्जाम में बैठो अंग्रेजी में स्कोर कर पाओ, और उसके बाद का क्या होता मुझे नहीं पता, वो आप दूसरे शिक्षक को ढूंढिएगा, मेरी वो जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मैं उसे पढ़ा रहा हूं, ना ही मैं उस काबिल हूं। हम काबिल इस बात के हैं कि हम को ये समझ में आता है कि हम आपका अंग्रेजी का स्कोर कैसे करा सकते हैं। हम इस बात के लिए काबिल ही नहीं है कि हम आपको अंग्रेजी की पूरी पीएचडी करा दें। जो पढ़े लिखे लोग हैं यार, मतलब अगर आप इवन दो ग्रामरली पे चले जाओ, चैट जीपीटी पे कर लो, एआई का इस्तेमाल कर लो, दूसरी चीजों का इस्तेमाल करो, एक भाषा है, भाषा में बहुत सारे अपवाद है, यहाँ ऐसा होता है वहां ऐसा नहीं होता। लोग कह देंगे अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में नहीं होता है, अमेरिकन इंग्लिश ऐसा कहती है, ब्रिटिश इंग्लिश ऐसा नहीं कहती है, तो मैं कह दूं हमारी इंडियन इंग्लिश ऐसा कहती है और हमारी बिहारी इंग्लिश ऐसी कहती है, तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही मान लो। तो ये जो चीज है ना, आपको ये समझना पड़ता है कि भाई एसएससी एग्जाम का क्या हिसाब किताब है यार, एसएससी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस पैटर्न के आते हैं, उसको कैसे टैकल करना है, पूरा फोकस आप इसी पे रखो। अगला क्वेश्चन है, सी स्टॉप्ड सिंगिंग एज सुन एज द टेलीफोन रिंग्स फ्रॉम अक्रॉस द हॉल। सी स्टॉप्ड सिंगिंग, उसने क्या किया, उसने गाना बंद कर दिया जैसे उसने सुना, जैसे उसने सुना कि हॉल के अक्रॉस जो है क्या हो रहा है, घंटी बज रही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एक्शन है, 2 होना है, दोनों पास में होना है। एक तो हम गाना बंद कर रहे हैं, गाना बंद कर रहे हैं, और वो भी कब, जब घंटी बज रही है। तो हमने क्या किया, घंटी बजाना तो प्रेजेंट में कर दिया है, और गाना बंद करना हमने पास्ट में कर दिया। कैसे संभव है, नहीं संभव है, नहीं संभव है, तो इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा क्योंकि दोनों घटनाएं पास्ट की है। अब सवाल ये आता है कि इसमें परफेक्ट रखेंगे या फिर हम इसमें परफेक्ट रखेंगे या फिर हम सिंपल पास रखेंगे। यहां पे आपको सिंपल पास रखना पड़ेगा। सी स्टॉप सिंगिंग एज सुन एज, ये एज सुन एज ये बता रहा है कि जो समय अंतराल है दोनों घटनाओं के बीच में, उसको आपको इग्नोर करना है। अगर एज सुन एज की जगह आफ्टर लिख दिया जाता, तब समय अंतराल आप कंसिडर कर सकते थे। एज सुन का मतलब होता है जल्दी से जल्दी, मतलब आपको समय अंतराल इग्नोर करना है। तो जब समय अंतराल इग्नोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, द टेलीफोन रैंग फ्रॉम अक्रॉस द हॉल, तो रिंग को इसका V2 फॉर्म लेना पड़ेगा, इसको V2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रिंग की जगह रैंग लिखोगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वी हैड टू रिटर्न, हमें रिटर्न पड़ा, रिटर्न होना पड़ा, बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट। हमें रिटर्न होना पड़ा, ऐसा क्यों कि जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन छूट चुकी थी। तो ट्रेन पहले छूटी थी और हम बाद में पहुंचे हैं, तो ट्रेन का छूटना हमसे पहले हो रहा है, तो एक घटना घट जाने के बाद दूसरी घटना घट रही है, तो ऐसे में ये वाली घटना किस में होना चाहिए, तो ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, कई चीजें हैं मास्टर आपको क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बता देते, आप अक्सर करके देखोगे कि 70-80% टाइम तो भाई ये ट्रेन ही वाला जिक्र होता है कि जब हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूट चुकी थी। 9वीं कक्षा में यही पढ़ाया गया था, 10वीं में भी यही पढ़ाया गया था, जब इसको सिखाया गया था बचपन में हिंदी माध्यम में, जब आपके ट्यूशन वाले मास्टर पढ़ाया करते थे तब भी यही समझाते थे, मेरे जाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो ये ट्रेन का जिक्र बड़ा कॉमन है और ये आपके एग्जाम में भी आता रहता है। तो ऐसे में तो आपको समय नहीं लेना चाहिए, बस यहीं जाके वहां ट्रेन देख ले पहले हेड लेफ्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, हेड लेफ्ट लिखा है तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 8वां, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन।
भैया जब हम सिनेमा हॉल जब तक पहुंचे पिक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, तो हैड का इस्तेमाल तो किया गया है और इसका भी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हैड के साथ कब से V2 इस्तेमाल होने लगा। ये V2 इस्तेमाल नहीं होता, V3 इस्तेमाल होता है। तो इसका V3 क्या होता है, BEGUN। स्पेलिंग का ध्यान रहे, कुछ लोगों को अगर ये भी ध्यान नहीं होगा तो गलती हो सकती है। CBSE बोर्ड वाले बच्चों को तो पता होता है, लेकिन भैया हिंदी माध्यम का बच्चा, उसे यार ये थर्ड फॉर्म याद ही नहीं रहता है, उसे लगता है यही थर्ड फॉर्म है। नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं है, इसकी स्पेलिंग BEGUN होता है। अगला है लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक। लूसी ने ऑलरेडी केक काट रखा था व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। जब हम पार्टी हॉल पहुंचे, देखो पार्टी हॉल हम पास में पहुंच रहे हैं और लूसी केक जो है ऑलरेडी काट चुकी थी, मतलब वो भी पास में होना चाहिए, तो ये हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। अगला है और लास्ट भी क्वेश्चन है, द बैलून फ्लू अप। जो बैलून है वो फ्लू अप, ऊपर उड़ गया एज सून एज। जब एज सून एज की बात कर रहे हैं तो समय अंतराल इग्नोर करना है। द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, मैन रस्सी काट रहा था और उसके बाद जैसे ही रस्सी काट रहा था तैसे ही बैलून जो है ऊपर उड़ गया। अब देखो सुनो हमारी बात भैया, एक तो जो रफली होती है उसमें जब कैंची लगाते हो ना तो कट जाती, काटते नहीं रहते हो, काटते नहीं रहते हो, जैसे लगाते हो मोमेंट पे ही कट जाती है। और दूसरी बात है, जब एस ऑन एच की बात हो रही है कि एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा हो, तो ये भी सिंपल पास्ट और ये भी सिंपल पास्ट में हो। और रस्सी वाले मैटर में भी समझ सकते हो कि रस्सी भैया वो एक्शन ऐसा है जो जारी नहीं रह सकता, खट से कट जाता है, मोमेंट पे खत्म हो जाता है। तो एक्शन जब मोमेंट में खत्म हो जा रहा है तो जारी कैसे रख दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, द मैन कट द स्ट्रिंग, कट द स्ट्रिंग। अब ये जो कट है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैन के साथ अगर हमने कट लगाया है तो ये किसमें है, पास्ट में है। इसका V1 भी कट होता है, लेकिन अगर इसको V1 में रखते तो ये सिंगुलर है, कट की जगह कट्स रखते, लेकिन हमने कट इसलिए रखा है क्योंकि हमको V2 रखना है, यहाँ पे सिंपल पास्ट रखना है। तो द बलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कट द स्ट्रिंग, और ये जो कट है यहाँ पे वो V2 है। आई होप ये जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक समरी दे देता हूं। समरी में देखना, जो दो एक्शन अगर पास्ट में होती है, दो एक्शन अगर पास्ट में होती है तो कुछ चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक V2 कॉमा हेड प्लस V3 का बनता है, हेड प्लस V3 का, ये तकरीबन 90% टाइम इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं। दूसरा बनता है जब V2 का होता है, जिसमें आप टाइम इंटरवल दो एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल इग्नोर कर सकते हो, टाइम इंटरवल इग्नोर कर सकते हो, इसमें इसको इग्नोर कर सकते हो। तीसरा होता है एक एक्शन के साथ दूसरा जो है, दूसरा एक एक्शन जारी रहने के साथ अगर दूसरा होता है, दूसरा हो जाता है, तब आप जो जारी रहता है उसके लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो, इसके लिए V2 लगाते हो। चौथा इसका ये बनता है कि जब एक एक्शन चल रहा है, एक एक्शन चल रहा है और उसी के साथ दूसरा एक्शन भी जारी हो जाए और दोनों एक साथ चलता रहे पास्ट में, तो वो आईएनजी का इस्तेमाल करते हो और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। मेरी माँ खाना बना रही थी, मैं पतंग उड़ा रहा था, तो दोनों एक्शन जारी है ना पास्ट का, तो उस टाइम पे आईएनजी इस्तेमाल कर सकते हो। पर इसके क्वेश्चन आते नहीं है तो उस पर आपको समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन नीचे वाले से आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का रूल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो यार एक लाइक वाला बटन हिट कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शायद साझा कीजिएगा और प्लेलिस्ट सीरियसली वॉच कीजिएगा। तो चलो आज विदा लेता हूँ और रूल नंबर 22 लेके आऊँगा, और मुझे कहीं जाना है, तो ये शायद आई थिंक कि अगली जो वीडियो आएगी नेक्स्ट मंडे को आएगी। समझ में आया? चलो ख्याल रखिए सब लोग अपना।